हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों, झारखंड बोर्ड क्लास 9 का मॉडल पे जारी हो चुका है। आज हम लोग इसमें देखने वाले आप लोग का साइंस का सेट 1 का सॉल्यूशन। जी हाँ दोस्तों, इसमें आप लोग को पता है आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का एग्जाम होने वाला है, यानी 40 ऑब्जेक्टिव है। चलिए सभी का सॉल्यूशन देखेंगे और समझा भी देंगे ताकि आपको रटने की जरूरत ना पड़े। चलिए एक एक सवाल को देखते हैं, सभी को शेयर कर दीजिए। दोस्तों प्लीज हर एक बच्चा अपने दोस्तों को, आपके स्कूल ग्रुप में, आपके ट्यूशन ग्रुप में, जहां भी क्लास 9 के बच्चे पढ़ रहे हैं, प्लीज आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि सभी को शेयर कीजिए ताकि सभी को सटीक जानकारी मिल सके। और दोस्तों आप लोग एग्जाम में जो बोर्ड एग्जाम होगा मॉडल पेपर से काफी सारे सवाल जरूर रहेगा, तो इसलिए इसी पैटर्न पर भी सवाल पूछ जाएगा। इसी चूंकि एग्जाम में सवाल कैसा इसी पैटर्न पर पूछ जाते हैं, इसलिए सभी को शेयर कर दो ताकि हर एक बच्चा पढ़ सके। और किसी का अच्छा करोगे यार तो आपका जरूर अच्छा होगा। देखो यहाँ पर क्या है पहला सवाल कि निम्न में किन राशियों का ऐसा मात्रक समान होता है। तो दोस्तों यहाँ देखिए, चाल और बेग जो है ना, दोनों का ऐसा मात्रक जो होता है मीटर पर सेकंड होता है। चाल का भी और बेग का भी होता है मीटर प्रति सेकंड, यानी कि ये बिल्कुल सही उत्तर है। चाल और बेग दोनों का ऐसा मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निश्चित दूरी में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है। निश्चित दिशा में अगर कोई दिशा के साथ वस्तु कोई तय कर रहा है ना, तो उसको उस दूरी को बोलते हैं विस्थापन। ठीक है, कोई दिशा में अगर कोई वस्तु दूरी तय कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, विस्थापन। यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। वेग का ऐसा मात्रक मीटर पर सेकंड होता है, यानी कि ये बोल सकते हो मीटर पर सेकंड। ठीक है, स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। मतलब जो स्वचालित वाहन, जो वाहन चलता है, जैसे बाइक हो गया, कार हो गया, इसमें ऊपर में एक मीटर लगा रहा है, देखते हो इसमें दिखा था कितना दूरी चला, तो उसको कौन सा मीटर बोलता है। जी हाँ दोस्तों, उसको ऑडोमीटर बोलते हैं। ऑडोमीटर गाड़ी द्वारा चली गई दूरी को मापता है। और एक होता है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर क्या मापता है कि कितना स्पीड से गाड़ी जा रहा है। ठीक है, याद रखना, स्पीडोमीटर का भी सवाल आ सकता है एग्जाम में। यदि पिंड का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए तो उसका वेग आधा हो जाए। यदि क्या बोल रहा है, पिंड का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए और उसका वेग को आधा कर दिया जाए तो पिंड का रैखिक संवेग क्या होगा। तो हमको पता है कि संवेग पी को क्या होता है दोस्त, एम बी होता है ना। अब क्या बोल रहा है, द्रव्यमान को दोगुना, चलो द्रव्यमान को दोगुना करते हैं, एम है उसका दोगुना कितना हो जाएगा, 2m हो जाएगा। सही ना। अब गुना भी क्या बोला, वेग को आधा कर दे, तो वेग का आधा यानी भी का आधा कितना होगा, v/2 हो जाएगा। 2 से 2 कटिंग हो जाएगा तो क्या बचेगा, एम भी ही बचेगा। यानी कि द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन हो रहा है, पहले भी एम भी था अब भी एम भी हो रहा है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी दोस्तों वही रहेगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, यदि दो वस्तु ए और बी के द्रव्यमान क्रमशः 6 kg और 34 kg हो तो जड़त्व का बोला है, किसका जड़त्व अधिक होगा। तो याद रखना, जिसका द्रव्यमान ज्यादा उसका जड़त्व अधिक। यानी कि दोस्तों जो बी है 34 किलो वाला, उसका द्रव्यमान ज्यादा होगा, तो बी का जड़त्व ए के जड़त्व से अधिक होगा। बी का जड़त्व ए के जड़त्व से अधिक होगा, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। समझिए, जिसका भार ज्यादा होगा, जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा, उसका जड़त्व अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट, न्यूटन गति के किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। दोस्तों जो पहला नियम होता है ना, गति का जो पहला नियम है, प्रथम नियम, वही जड़त्व का नियम है। क्यों, पहला नियम क्या बोलता है कि अगर कोई वस्तु विराम में है तो विराम में ही रहना चाहेगा, कोई गतिशील है तो गतिशील ही रहना चाहिए, जब तक कि उस पर बाहरी असंतुलित बल न लगाया जाए। ठीक है, और जड़त्व भी तो ये होता है, कोई सो रहा है तो सो ही रहा है। जैसे आप सुबह सोते हो ना, तो आराम से सोते, उठने का मन नहीं करता है ना, तो क्या एक प्रकार की जड़त्व ही है, जब तक आपको पानी न डाले आपके ऊपर आप नहीं उठोगे, तो एक प्रकार से जड़त्व है। तो क्या हुआ, न्यूटन का जो प्रथम गति का जो नियम है ना, प्रथम, वो क्या बोलता है, कोई वस्तु विराम में है तो विराम में ही रहेगा, गति में है तो गति में ही रहेगा, तो जड़त्व को दिखा रहा है, तो ये जड़त्व का नियम हो जाएगा। समझे, यही जड़त्व है। जड़त्व मतलब क्या, वो मतलब जकड़ा हुआ रहना चाहिए उस नियम से, उस चीज से। रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों, तो 8 का सही उत्तर हो जाएगा संवेग संरक्षण के नियम पर, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर देखिए क्या है, बोले 60 के द्रव्यमान की किसी वस्तु के किसी मनुष्य का भार चंद्रमा पर क्या होगा। तो देखो m बराबर कितना है, तो सर m बराबर 60 kg दिया है। अरे रोक ना, काहे डिस्टर्ब करता है। m बराबर 60 kg। ठीक है, आपको क्या निकालना है, आपको भार निकालना हो। W इक्वल क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा। पहले हम पृथ्वी पर भार निकालते हैं, पृथ्वी पर भार कितना हो जाएगा 660, और g का मान कितना बोले देख लो, यहाँ पर g का मान कितना बोले, यहाँ देख लो g का मान 10 बोला है ना, तो चलो g का मान 10 ही ले लेते हैं। ठीक, तो 60 गुना 10 हो जाए, यानी 600 न्यूटन हो जाएगा। 600 न्यूटन दोस्तों कहाँ पर हुआ, पृथ्वी पर। हमको तो चंद्रमा पर निकालना है, याद रखो 600 न्यूटन पृथ्वी पर हुआ, तो चंद्रमा पर निकालते हैं, मान लेते डब्ल्यू डैश चंद्रमा पर भार होगा। तो चंद्रमा पर दोस्तों पृथ्वी के भार का, जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी पर जितना भार होता है ना, उसके भार का कितना होगा, 1/6 गुना होता है। यानी पृथ्वी पर अगर डब्ल्यू है तो उसका 1/6 गुना। डब्ल्यू कितना है, 600 आया, बटा 6 कर दो, आ जाएगा 100, यानी 100 न्यूटन वहाँ पर भार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ गए, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इस दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू जी बड़ा M छोटा m बटा बीच का दूरी का स्क्वायर, आर का स्क्वायर। अब क्या बोल रहे हैं, देखो क्या बोल रहा है कि वस्तुओं के बीच का दूरी को आधा कर दें तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बढ़ेगा। तो देखो
एफ बराबर तो क्या होगा, जी वही रहेगा, एम वही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। हाँ, जो दूरी होगा ना उसका हम आधा कर देंगे, यानी आर को हम r/2 कर दे रहे हैं, आधा हो गया। अब क्या करेंगे, इसको जब कैलकुलेट करेंगे दोस्तों तो हो जाएगा, ऊपर तो ही रहेगा जी एम एम ही रहेगा, बाई नीचे हो जाएगा r²/4। ठीक है, ये 4 नीचे है ना, 4 तो ऊपर चल जाएगा आगे। ठीक है, ये 4 हो जाएगा ना, स्क्वायर होकर 4 हो जाएगा, तो 4 तो बटा में नीचे आएगा, तो गुना होकर ऊपर चलेगा, 4gm हो जाएगा। यानी कह सकते हो ये जो होगा 4 गुना बढ़ जाएगा। समझ रहे हो क्यों? और एक बार देख लो, जी एम एम बाई हम लोग क्या आया था, जी एम एम बाई r² और बटा 4 आया था, ये चीज़ आ रहा था ना। अब यहाँ 4 नीचे है, तो जब इसको पलटेंगे तो ये हो जाएगा 4gm बाई r² हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा ना, 4 गुना बढ़ जाएगा। और नीचे 4 होता 4 गुना घट जाता, अगर नीचे 4 होता तो 4 गुना घट जाता। ध्वनि किस माध्यम से गमन करते हैं दोस्तों? ध्वनि ठोस, तरल, गैस सभी माध्यम से गमन करते हैं। देखते हैं ना आप, ठोस में भी ध्वनि का आवाज सुनाई देता है, तो मतलब हर एक माध्यम से ध्वनि गमन करती है। समझ रहे हो? वायु में ध्वनि तरंगे निम्न में से किसका उदाहरण है? वायु में ध्वनि तरंगे दोस्तों, यहाँ पर 12 का जो सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का अनुदैर्ध्य तरंग उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, वायु में ध्वनि तरंगे क्या होती है? अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव श्रवण की श्रव्य प्रवास की ऊपरी सीमा आवृत्ति क्या होती है? तो मानव श्रव्य की श्रव्य सीमा दोस्तों याद रखना 20 हर्ट्ज से, जी हाँ दोस्तों 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, यानी कि 20 किलो हर्ट्ज यानी कि 20,000 हर्ट्ज। समझ गया है? तो 20 है 20,000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज ऊपरी है, तो ऊपरी सीमा क्या है? 20 किलो हर्ट्ज, ये वाला हो जाएगा 20,000 हर्ट्ज। जो बोलना है किलो बोलो या 20,000 बोलो, एक ही बात है। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है दोस्तों? दो स्वतः पदार्थ कण के जो मिल जाएंगे ना, उसे हम लोग बोलते हैं विसरण। ठीक है, क्या बोलते हैं? विसरण। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। बर्फ का गलना कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, या फिर कह सकते हो इसको 273 केल्विन भी हो सकता है, तो 273.6 केल्विन, सी नंबर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे सबसे अधिक संपीड़ित किया जाता है? दोस्तों गैस को आप लोग देखो, गैस का बैलून को आराम से दबा दोगे। पानी का अगर बैलून होगा तो थोड़ा दबाने की दिक्कत होगा, बट अगर सॉलिड का बालू का बैलून होगा तो फिर दबाने में बहुत दिक्कत होगा। इसलिए हाइड्रोजन गैस जो है बिल्कुल आप लोग का सबसे अधिक, मतलब याद में गैस सबसे अधिक संपीड़ित है, उसके बाद द्रव होता है संपीड़न में, और उसके बाद गैस सबसे कम संपीड़ित, मतलब उसको दबा ही नहीं सकते हो। अरे भैया लकड़ी को दबा सकते हो, लोहे को दबा सकते हो नहीं ना, पानी को थोड़ा भी दबा दो किसी में भर के प्लास्टिक में, लेकिन लकड़ी को कभी नहीं, ठोस को कभी दबा नहीं सकते हो। ठीक है, गैस तो ऐसे ही दबा रहता है। नेक्स्ट है 7 नंबर, निम्नलिखित में से कौन यौगिक का उदाहरण है? दोस्तों यौगिक का होना जल है। जल कौन सा यौगिक है? आपको बोल रहे हैं H2O है, पता है। पीतल किस धातु का मिश्रण है? दोस्तों पीतल आप लोग है जिंक और कॉपर, यानी कि इसका उदाहरण है। ठीक है, जैसे पीतल दोस्तों पिताजी भी, इसको पिताजी भी लिख सकते हो। पिताजी क्यों लिखोगे? पी से पीतल, ता से तांबा, जी से जिंक। समझ रहे हो? तांबा और जिंक हो गया पिताजी यानी पीतल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन को उदाहरण? रासायनिक परिवर्तन क्या? जो चीज बदल जाए बट वो अपने ओरिजिनल चीज में ना आ पाए। दोस्तों मोमबत्ती का भोजन का पचना, भोजन तो पच जाएगा लेकिन फिर भोजन बन सकता है क्या? चावल पच गया फिर चावल बच सकता है क्या? नहीं ना, लेकिन हाँ बर्फ गल जाएगा तो फिर बर्फ बन जाएगा, मोमबत्ती पिघल जाएगा तो फिर मोमबत्ती बन जाएगा। लोहे का चून को बालू में मिला दोगे तो फिर उसको चुंबक सारे अलग भी कर दोगे, लेकिन भोजन का एक बार पच जाएगा दोस्तों, तो फिर उसको भोजन कभी नहीं बना सकते हो, कच्चा भोजन कभी नहीं बना सकते हो। सोडियम ऑक्साइड का सूत्र लिखने वाला Na2O होता है, याद रखना। ऑप्शन नंबर बी। 36 ग्राम जल में कितने मोल मौजूद है? मोल यानी नम, एन मोल की संख्या, एन मोल संख्या निकालने वाला, मोल संख्या निकालने बोला है। तो दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान होता है। दिया गया द्रव्यमान कितना है? दिया गया द्रव्यमान कितना है? 36 है, बटा मोलर द्रव्यमान कितना होगा? मोलर द्रव्यमान कौन है? जल है, जल मतलब H2O, इसका निकालना पड़ेगा। हाइड्रोजन 2 का 2, ऑप्शन का हो जाएगा 16, तो 16 हो जाएगा, काट दो 2 बार में, यानी कि नंबर ऑफ मोल आएगा 2। समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन है C2H2 का मोलर द्रव्यमान। तो C2 का मतलब 2 कार्बन, तो कार्बन का होता है कितना? 12, तो 2 गुने 12, ठीक है, और प्लस 2 हाइड्रोजन है 2, तो 12 दूनी 24 और प्लस 2 यानी कि 26। इसका सही उत्तर जो ऑप्शन नंबर बी। समझ गए? अगला सवाल देखेंगे दोस्तों। अरे रोक ना भाई, 26 हो गया। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो इसका ट्रिक क्या था? दा यानी इलेक्ट्रॉन आ रहा है, थॉमसन ने किया था, बस इलेक्ट्रॉन थॉमसन ने किया था। गोप मतलब गोल्डस्टीन ने किया था, प्रोटॉन ने किया था। ठीक है, तो थॉमसन ने क्या किया था? इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। थॉमसन का है जे थॉमसन, ये देख लो, ऑप्शन नंबर बी। 24 नंबर क्या बोल रहा है कि एक तत्व में 11 हार्ड इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है तथा 12 न्यूट्रॉन है, तत्व उस तत्व का परमाणु संख्या क्या होगा? दोस्तों किसी तत्व में बोल रहा है 11 इलेक्ट्रॉन है तो, और उसका परमाणु संख्या, तो याद रखना किसी तत्व में इलेक्ट्रॉन की संख्या और परमाणु प्रोटॉन की संख्या सेम होती है। ठीक है, तो जितना प्रोटॉन की संख्या होगा उतना ही परमाणु संख्या होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आप लोगों का करेक्ट परम सत्य उत्तर हो जाएगा। और आगे बढ़ेंगे, किसी तत्व के समान समस्थानिक में निम्नलिखित में से कौन और परमाणु का समान नहीं होगा? निम्नलिखित किसी तत्व के समान समस्थानिक में, दोस्तों मुझे इसका आंसर लग रहा है कि देखिए समस्थानिक में क्या अलग अलग होता है? तो दोस्तों इसमें न्यूट्रॉन होता है ना, जो अलग अलग होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन अलग अलग, यानी कि ऑप्शन सी मुझे लग रहा है सही होगा।
ठीक है, थोड़ा सा इसको देख लीजिए आप लोग। निम्नलिखित में कौन एक कोशिक जीव के उदाहरण है? दोस्तों एक कोशिक जीव यहाँ पर अमीबा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है? तो लाइसोसोम का निर्माण दोस्तों गोल्जी उपकरण करता है, यानी 27 का जो है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आप लोग का 28 में, कोशिका झिल्ली के आर पार पदार्थों का जाना आना किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो दोस्तों वो आप लोग का होता है परासरण के द्वारा, ठीक है, परासरण विधि द्वारा ही गैसों का आदान प्रदान, जल का आदान प्रदान होता है। पौधों के शरीर पर कौन सा उत्तक पाया जाता है? दोस्तों पौधों के शरीर में नहीं, शीर्ष में, तो शीर्ष में दोस्तों शीर्ष विभोज्योतक यानी कि विभोज्योतक उत्तक पाया जाता है, 29 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है क्या, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का रक्त के तरल अधात्री भाग को क्या कहते हैं? दोस्तों रक्त को प्लाज्मा बोलते हैं, तो इसका जो तरल अधात्री भाग है उसको क्या बोलेंगे? प्लाज्मा बोलेंगे, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे 31 नंबर, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत मतलब सादा, सादा मतलब दूध, तो दूध से संबंधित होगा, याद रखना। अगला सवाल है हम लोग का, निम्नलिखित में कौन रबी फसल का उदाहरण है? रबी फसल कौन है? तो एक ही है, तो इसमें से चना। आप लोग कमेंट में जरूर बोलना रबी फसल कब बोई जाती है और कब काटी जाती है। आप लोग यहाँ तक देखो तो जरूर बोलना, सभी को शेयर जरूर कर दो ताकि हर एक कोई वीडियो को देखे और लाभ ले पाए। जीवों के वर्गीकरण का सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या हो सकता है? दोस्तों उसका पोषण, उसका कोशिका का संरचना होता है, ठीक है, मेनली उसका कोशिका कैसे होता है, उसकी संरचना कैसे होती है, यही जीवों के मतलब सर्वाधिक मूलभूत लक्षण हो सकते हैं। अगला सवाल है, पादप वर्ग का उभयचर किसे कहता है? दोस्तों पादप वर्ग का उभयचर किसे बोलते हैं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ब्रायोफाइट, ठीक है, ब्रायोफाइट है पादप वर्ग का उभयचर कहलाता है। व्हेल निम्नलिखित से किस वर्ग के अंदर आता है? दोस्तों व्हेल आई थिंक आप लोग का मत्स्य वर्ग के अंदर आता है, क्योंकि व्हेल मछली ही बोला जाता है ना, तो डी सही हो जाएगा। वैश्विक उष्मन के लिए कौन गैस उत्तरदायी है? तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड, जी हाँ दोस्तों 36 का हो जाएगा ए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्तरदायी है। जल प्रदूषण निम्नलिखित में इस कौन सा प्रभाव नहीं होगा? जल प्रदूषण में क्या होगा? देखो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट लग रहा है, क्योंकि जल का तापमान परिवर्तन, हैजा, जल में कमी। दोस्तों इसको मुझे लग रहा है कि फेफड़े से संबंधित रोग होगा, ठीक है, हैजा तो होगा नहीं, ठीक है, जल में ऑक्सीजन की कमी में भी ये हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा अच्छा आंसर लग रहा है ये आप लोग का लग रहा है फेफड़े संबंधी रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर, निम्नलिखित में कौन असंक्रामक रोग है? असंक्रामक रोग मतलब इसको छूने से नहीं फैलता, तो रतौंधी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल दोस्तों क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन दीर्घकालिक लोग के उदाहरण है? दीर्घकालिक लोग नहीं, दीर्घकालिक रोग। दीर्घकालिक रोग का उदाहरण क्या है? दोस्तों टीबी जो है आप लोग दीर्घकालीन रोग है, जल्दी खत्म नहीं होता, टीबी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अगला सवाल है, अंतिम सवाल है दोस्तों, जीवाणु निम्नलिखित में से कौन वर्ग में आता है? तो जीवाणु दोस्तों याद रखना 40 नंबर, बहुत ही अच्छा सवाल है। जी हाँ, जीवाणु जो है मोनरा जगत में आता है, यानी मोनरा वर्ग में आता है, ठीक है। तो दोस्तों सभी 9 का ये मतलब जो मॉडल पर समाप्त होता है। साइंस का सेट है, इसका मैथ का अपलोड कर देंगे, सोशल साइंस का अपलोड कर देंगे, बाकी हिंदी इंग्लिश भी कर देंगे। बस आप लोग एक काम करना, ज़्यादा से शेयर करना अपने हर एक दोस्त, हर एक ग्रुप में तहलका मचना चाहिए शेयर करके, ठीक है। चलो सो लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू, इतना ही, फिर नेक्स्ट में जल्द मिलेंगे, तो जय हिंद, वंदे मातरम।